हेलो दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ एक बार आज भौतिकी से संबंधित कुछ चीज़ें लेकर के हाजिर हुआ हूँ। इसमें मैं आप लोगों के सामने में ये कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग दबाव के बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं और उसका नोट्स भी मैं आप लोगों के सामने में दूंगा। आप लोगों को वीडियो पर ज़रूर दूंगा। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं अपने चैनल पर ही वीडियो अपलोड करने के साथ साथ नोट्स भी देता रहूँगा। सारे चीज़ों को जो मैं पढ़ाऊँगा, जो मैं समझाऊँगा, उस चीज़ का नोट्स भी दूँगा ताकि आप लोग उस चीज़ को समझें। भौतिकी में बहुत सारे चीज़ हैं, रटने की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जब भौतिकी में पढ़ते हैं तो भौतिकी में हम लोगों को जब शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में हम लोग बहुत सारी चीज़ें जैसे द्रव्यमान होते हैं, संवेग होता है, आवेग होता है, उसके अलावा जड़त्व आघूर्ण होता है, जड़त्व होता है। इसके अलावा हम लोग त्वरण के बारे में पढ़ते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत में ही प्लवन की चर्चा होती है, कोई चीज़ कब तैरेगी, कोई चीज़ कब डूबेगी। इन सब चीज़ों का जो भी हम लोग कुछ भी निकालते हैं तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग जितनी भी चीज़ें काम करें वो सारे काम हम लोगों का अधूरा नहीं हो। और जब पढ़ें तो ध्यान लगा करके पढ़ें। अब अगर हम न्यूटन का नियम पढ़ते हैं, परीक्षा में जो भी आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें न्यूटन के नियम पर आधारित कोई भी अगर प्रश्न है तो आप ये समझ लीजिए कि न्यूटन का नियम जो है सो सिर्फ रट कर जाने से कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील रहेगी, जब तक कि उसमें परिवर्तन लाने के लिए कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए, यानी कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। अगर हम इतना रट्टा मारते जाएंगे तो आज के परीक्षा में ये सब चीज़ें पूछने वाली नहीं हैं। हाँ, इससे जो चीज़ें निकल कर आती है उन्हें हमें पढ़ना ज़रूरी है कि अगर हम बल कहते हैं तो बल क्या है। बल किसी चीज़ की अवस्था में परिवर्तन लाता है। बल एक स्वतंत्र भौतिक कारण है। जब भी आप देखेंगे इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान दीजिएगा। पूरा ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों के बारे में कि बल क्या है। बल स्वतंत्र भौतिक कारण है। बल किसी चीज़ की अवस्था में कैसे परिवर्तन लाता है, तो बल किसी चीज़ की अवस्था में जो परिवर्तन लाता है वो परिवर्तन ये होता है कि यदि वस्तु गतिशील है उस पर अगर बल लगा दिया जाए तो या तो वो और गतिशील हो जाएगा और या तो वो रुक जाएगा। अब गतिशील कब होगा? जिस दिशा में वो गति कर रही है उसी दिशा में अगर हम बल आरोपित करें तो वो गतिशील हो जाएगा, और जिस दिशा में गतिशील है अगर उसकी विपरीत दिशा से हम बल लगाएं तो वो चीज़ें रुक जाएंगी। और परीक्षा में यही चीज़ पूछा जाता है कि कोई भी चीज़ गतिशील होगी कब, तो उसमें ऑप्शन में विकल्प में आपके पास रहेगा कि कोई भी चीज़ जो है सो गतिशील होगी जब हम उस वस्तु की गति के विपरीत दिशा से बल आरोपित करें, तब उस वस्तु की ही दिशा में बल आरोपित करें तब। कब? ये दो तो ऑप्शन है। कभी कभार ये दिया जाता है कि इनमें से कोई नहीं। तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि कोई भी चीज़ गतिशील तब होगी जब हम उस वस्तु की गति की दिशा में ही बल लगाएंगे तो, और उसके विपरीत अगर हम दिशा से बल लगाएं तो विपरीत दिशा से बल लगाने पर क्या होगा कि वो वस्तु रुक जाएगी, निश्चित रूप से रुक जाएगी।
और इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, वो है घर्षण बल। हम बहुत तरह का बल इस्तेमाल करते हैं। घर्षण बल का इस्तेमाल करते हैं, मांसपेशीय बल का इस्तेमाल करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, घर्षण बल में जो चीज़ घर्षण लगा रही है और जिस चीज़ पर घर्षण लग रहा है, दोनों का एक दूसरे के संपर्क में रहना जरूरी है। घर्षण बल जो होता है वो डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट, यानी किसी भी फिजिकल एंटिटी जो भौतिक वस्तु है उसका जो घर्षण लगा रहा है और जिस पर घर्षण लग रहा है, दोनों का एक दूसरे के संपर्क में रहना आवश्यक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है। जैसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में क्या पढ़ते हैं? गुरुत्व बल। जिस बल से पृथ्वी किसी चीज़ को अपनी ओर खींचती है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। लेकिन गुरुत्व बल के लिए जो पृथ्वी गुरुत्व बल लगाती है उसका, और मान लीजिए कि आम का एक पेड़ है, उसमें आम के फल हैं, आम के फल पर गुरुत्व बल लगता है और वो नीचे की ओर गिरता है। इसमें दो वस्तुओं का आपस में संपर्क में रहना आवश्यक नहीं है। गुरुत्व बल जो होता है वो जिस वस्तु को अपनी ओर खींचा जा रहा है उसके बिना संपर्क में आए भी उस पर बल लगेगा और वो प्रभावकारी होगा। यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है सो हम लोगों का नॉन फिजिकल कांटेक्ट होता है, यानी शारीरिक रूप से या किसी वस्तु का एक दूसरे के संपर्क में आना जरूरी नहीं है। अगर संपर्क में बिना आए भी हो सकता है। अगर हम चुंबकीय बल को देखें तो चुंबकीय बल भी वैसा ही है। चुंबकीय बल में मान लीजिए एक लोहा रखें और उसके बगल में अगर एक चुंबक रखते हैं तो चुंबक दूर से ही उस लोहे को अपनी ओर खींच लेती है। यानी खींचने के लिए, बल लगाने के लिए हम लोग जो भी काम कर रहे हैं कि बल लगा करके वो लोहे को अपनी ओर खींच लेगी, तो सटाने की आवश्यकता नहीं है। चुंबक और लोहे को अगर हम दूर भी रखें तब भी चुंबकीय बल उस पर काम करेगा और उसे अपनी ओर खींच लेगा। यानी गुरुत्वाकर्षण बल नॉन फिजिकल कांटेक्ट है। इसी तरह से हम लोगों का जो चुंबकीय बल है, मैग्नेटिक फोर्स, वो भी क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। यानी उसके लिए चुंबक का और उस लोहे का आपस में सटा होना आवश्यक नहीं है। बिना सटे होने हुए भी वो आराम से जो है उसको खींच सकता है। बस उसमें सिर्फ एक ही बात होगी जो पूछता है कि मान लीजिए कि अब हर चुंबक का अपना शक्ति होता है, अपनी शक्ति के हिसाब से ही वो किसी चीज़ को खींचता है। अब अगर एक छोटा चुंबक रख दें और छोटा चुंबक को कहें कि एक बहुत बड़ा लोहा को अपनी ओर आकर्षित कर ले, या कोई छोटे लोहे के टुकड़े हैं और चुंबक को मैंने रख दिया, शुरुआत में मान लीजिए 2 इंची की दूरी पर, धीरे 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 दूरी बढ़ाना शुरू किया, एक निश्चित हद आएगा, लिमिट आएगा जिसके बाद वो चुंबक उसे नहीं खींच सकता है। यानी चुंबक का जो शक्ति है, चुंबक के जो पोटेंशियल रेंज होते हैं, जो शक्ति का क्षेत्र होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसका रेंज, आकर्षण बल का जहाँ तक अधिकतम प्रभाव होता है उसके बाहर वो जैसे ही जाएगा वहाँ से वो चुंबक उस लोहा को आकर्षित नहीं कर पाएगा। तो चुंबकों में भी जो आकर्षण बल होता है उसकी अधिकतम सीमा अवश्य होती है, उसके बाद वो उस चीज़ को कभी भी आकर्षित नहीं कर पाएगा। हम लोग द्रव्यमान के बारे में देखते हैं तो द्रव्यमान के बारे में पूछा जाता है कि द्रव्यमान अदिश राशि है या सदिश राशि है। अब हमें जानकारी होना चाहिए कि द्रव्यमान जो है उसमें हम लोग क्या मापते हैं? किसी चीज़ का परिमाण नापते हैं। बोलते हैं ना कि किसी चीज़ का 1 किलो वजन है, 2 किलो वजन है, 900 ग्राम वजन है।
लेकिन उसमें कभी भी हमें दिशा का पता नहीं चलेगा। जिस चीज़ में हमें दिशा का पता ना चले, सिर्फ परिमाण का पता चले, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो दो तरह की राशियाँ होती है, सदिश और अदिश। सदिश जिसमें दिशा भी हो, परिमाण के साथ दिशा भी हो तो सदिश राशि, परिमाण के साथ दिशा नहीं हो तो अदिश राशि। तो द्रव्यमान में दिशा निश्चित नहीं होती है लेकिन परिमाण निश्चित होता है, इसलिए द्रव्यमान अदिश राशि होगी। इसी तरह से मान लीजिए वेग, तो वेग के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं तो वेग कैसे निकालते हैं? वेग निकालते हैं कुल तय की गई दूरी बटा कुल लिया गया समय। वेग जो होता है उसे हम लोग कुल तय की गई दूरी और कुल तय किया गया समय के आधार पर हम लोग निकालते हैं। तो वेग में क्या होता है? वेग कब प्राप्त होता है? बल लगाने के फलस्वरूप ही वेग प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग किसी चीज़ में बल लगा रहे हैं तो हम लोग देखेंगे कि बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, तो वहाँ पर देखेंगे कि उस चीज़ का एक द्रव्यमान है, द्रव्यमान तो बताएगा। लेकिन वेग में जो हम लोग बोले हैं कुल तय की गई दूरी बटा कुल लिया गया समय, तो वेग में कुल तय की गई दूरी जो होगी वो दूरी परिमाण को बताएगा। लेकिन हम लोग देखेंगे कि वेग में जब भी कोई चीज़ जाएगी तो किसी एक निश्चित दिशा में ज़रूर जाएगी, चाहे वो पूर्व दिशा में जाए या पश्चिम दिशा में जाए, जिस दिशा में भी जाए वो एक निश्चित दिशा में जाएगी। तो वो किस दिशा में जाएगी और उसका जो परिमाण होगा वो क्या होगा? कुल तय की गई दूरी। तो दूरी जो हम लोग देखते हैं वो दूरी सिर्फ परिमाण बताएगा, लेकिन किस दिशा में तय किया गया है। वेग में अगर दूरी की के साथ साथ दिशा की चर्चा हो जाए कि ये 5 किलोमीटर पूर्व जा रहा है, 10 मीटर पूर्व जा रहा है, 20 मीटर पूर्व जा रहा है और इतनी रफ्तार से जा रहा है, तो वेग में हमेशा दिशा का भी अगर चर्चा हो तो वेग सदिश राशि हो जाती है। त्वरण, तो त्वरण के लिए हम लोग क्या करते हैं? त्वरण का सूत्र जो होता है वो त्वरण को हम लोग ए, एक्सीलरेशन का पहला वर्ड ले लेते हैं। एक्सीलरेशन का पहला वर्ड ए इज इक्वल टू पी माइनस यू बाई टी होता है। तो यानी ए इज इक्वल टू एक्सीलरेशन त्वरण, भी यानी फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग, और यू क्या होता है? वो प्रारंभिक वेग होता है। तो वेग में परिवर्तन और उसको क्या करते हैं? लिए गए समय से भाग देते हैं, यानी v माइनस यू बाई टी, आरंभिक वेग को अंतिम वेग में से घटा लेते हैं। अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग बटा समय बराबर त्वरण। तो ये क्या होगा? त्वरण अर्थात किसी व्यक्ति में गति आ जाना, स्पीड आना, एक्सेलरेट करना, यानी किसी वस्तु में का गति बढ़ना, चाहे वो घट भी सकता है। ऋणात्मक त्वरण भी हो सकता है, धनात्मक त्वरण भी हो सकता है। धनात्मक त्वरण में गति सीमा बढ़ती है और ऋणात्मक त्वरण में गति सीमा घटती है। तो त्वरण जो होता है, अब हमें कोई कहेगा कि त्वरण अदिश राशि है या त्वरण सदिश राशि है, तो हम लोग जो कहते हैं कि त्वरण जो होगा, त्वरण कैसे होता है? आरोपित बल के कारण होता है। बिना बल के हम लोग त्वरण का कोई चीज़ देख ही नहीं सकते हैं। त्वरण में वेग में परिवर्तन होता है, और वेग कब आएगा? वेग आएगा तो जब बल लगाएंगे। बल लगाएंगे तो बल की एक दिशा होगी, बल की एक दिशा होगी कि बल किस दिशा में लगाया जा रहा है। वस्तु जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में उसकी विपरीत दिशा से लगाया जा रहा है। तो उसमें दोनों चीज़ शामिल होगा कि वस्तु रुकी हुई थी और फिर वस्तु चलना शुरू की,
तो प्रारंभिक और जो अंतिम वेग है दोनों का अंतर निकाल करके और कितने समय में वो वेग परिवर्तित हो गया, यानी त्वरण बढ़ा कितना। तो अगर कोई गाड़ी 40 मीटर प्रति सेकंड जा रही थी, अब अगले सेकंड में वो 50 मीटर का रफ्तार पकड़ लिया, यानी एक सेकंड में 10 मीटर बढ़ गया किसी भी चीज़ का वेग, प्रति सेकंड 10 मीटर। 10 मीटर क्या हुआ, धनात्मक त्वरण हो गया। लेकिन अगर कोई गाड़ी 50 मीटर प्रति सेकंड के या 60 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से या 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रही है और उसकी विपरीत दिशा से कोई गाड़ी उसे टक्कर मार दे, तो वो रुक जाती है, यानी उस समय उसका त्वरण शून्य हो जाता है। अब त्वरण जो शून्य हो जाता है, तो जब विपरीत दिशा से कोई भी चीज़ उसे टक्कर मारती है या रोका जाता है, तो क्या होता है, त्वरण शून्य होने के कारण हम लोग देखते हैं कि विपरीत दिशा से आने पर हम लोग उस चीज़ का त्वरण शून्य कर रहे हैं, यानी अब वो ऋणात्मक त्वरण के रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो दो तरह का त्वरण होता है, ऋणात्मक और धनात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण में वृद्धि होती है वेग में, और ऋणात्मक त्वरण में वेग में कमी होती है। उसमें ही न्यूटन के द्वितीय नियम में हम लोग क्या पढ़ते थे, संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। तो आरोपित बल के बराबर होती है तो ये क्या होगा, यानी किसी संवेग को कैसे निकाला जाता है, संवेग जो होता है उसे P से सूचित करते हैं, P बराबर m/v, यानी द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को जब हम देखते हैं तो प्राप्त गुणनफल ही संवेग का मान होता है। संवेग एक सदिश राशि होती है, संवेग भी, क्योंकि संवेग बराबर हम लोग जो फॉर्मूला निकालते हैं वो द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान को वेग से गुना करते हैं, और वेग में जो बल होता है वो एक निश्चित दिशा में किसी वस्तु को हम लोग जब ठेलते हैं उसी दिशा में ठेलते हैं या उसके विपरीत दिशा से बल लगाते हैं, तो दिशा तो निश्चित होती है, वेग सदिश राशि है। तो वेग के कारण ही संवेग क्या होता है, सदिश राशि बन जाता है। अब संवेग जो होता है, संवेग का जीवन में बहुत उपयोग होता है। संवेग में हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए एक बैट्समैन छक्का या चौका लगाता है, बहुत ज़ोर से वो गेंद पर प्रहार करता है, और सामने खड़ा क्षेत्र रक्षक जो होता है, फील्डर, वो क्या करता है, उसे रोकता है, बॉल को क्या करता है, कैच पकड़ता है, कैच पकड़ के उसको आउट तो करता है, लेकिन हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। तो क्या होता है, जैसे ही बॉल को कोई व्यक्ति हाथ में पकड़ेगा तो उसका संवेग अचानक शून्य हो जाएगा, जिसके कारण हाथ पर बहुत बड़ा बल जो है सो अचानक हम लोग देखेंगे कि अब अचानक मोमेंटम, उसका जो संवेग है वो शून्य हो गया है, यानी उस पर बहुत बड़ा बल लग रहा है। तो संवेग जो होता है, हम देखेंगे कि संवेग को अचानक शून्य होने से बचाने के लिए, यानी समय अगर हम बढ़ा दें तो उतना बड़ा बल जो है, तो समय का मान बढ़ जाएगा तो बल कम होगा, जिसके कारण प्राप्त संवेग अचानक शून्य नहीं होगा और उस खिलाड़ी को चोट भी नहीं लगेगा। तो खिलाड़ी क्या करता है, अपने हाथों को पीछे की ओर खींच करके समय का मान बढ़ा देता है। समय का मान बढ़ाने से उसके हाथ पर जो अचानक शून्य में संवेग होने वाला है उसका प्रभाव कम हो जाता है। यानी किसी भी चीज़ का संवेग अगर अचानक शून्य हो जाता है तो उसका ये एक उदाहरण है कि उस संवेग शून्य हो जाता है। तो खिलाड़ी गेंद पकड़ते समय में संवेग का जो है सो सिद्धांत को वो उपयोग करता है, और वो क्या करता है, अपनी ओर हाथ को खींच लेता है। अपनी ओर हाथ को खींच लेने से उसे हाथों में कम चोट लगती है।
ये चीज़ हम लोगों का होता है। अब देखिए, गाड़ी में ही हम लोग बैठे हैं, ड्राइवर अचानक ब्रेक मार दे तो क्या होता है, ड्राइवर अचानक ब्रेक मार देता है तो उसका संवेग जो होता है अचानक शून्य हो जाता है। और उस समय हम देखेंगे कि व्यक्ति के शरीर का निचला हिस्सा तो गतिशील रहता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा जो होता है वो स्थिर अवस्था में रहता है। अब जड़ता के कारण वो क्या करता है, अपनी उस अवस्था को बनाए रखना चाहता है, तो निचला हिस्सा गतिशील है। अब जैसे ही ब्रेक लगेगा तो निचला हिस्सा विरामावस्था में आएगा, ऊपरी हिस्सा जो है सो जिस तरह है उसी तरह से रहना चाहता है, लेकिन अगर वो उसी तरह से रहेगा तो अपने आप को संतुलित नहीं रख पाएगा। अचानक ब्रेक लगने पर जब संवेग शून्य होता है तो व्यक्ति आगे की ओर झुकता है ताकि वो अपना संतुलन बना सके। अगर वो संतुलन नहीं बनाएगा तो वो गिर जाएगा। तो इस समय भी वो क्या करता है, जैसे ही वो आगे की ओर ऐसे झुक गया, ऐसे झुक गया तो झुका तो संवेग अचानक शून्य हो गया, अपने आप को उसने संतुलित किया। अब होता क्या है कि अगर वो व्यक्ति ऐसे हाथ से बस की सीट को ऐसे पकड़ ले तो वो ऐसे रुक जाएगा, अचानक नहीं टकराएगा, यानी संवेग अचानक शून्य नहीं होगा, समय बढ़ जाएगा। तो हाथ को ऐसे कर लेने से बस की अगली सीट से टकराने से वो व्यक्ति बस की अगली सीट से टकराने से वो व्यक्ति बच जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। और मैं इसका नोट्स आप लोगों के सामने में दे दूंगा। हर चीज़ का नोट्स मेरे पास है, आप लोग इसे पढ़ें। जो मैंने वीडियो में कहा है उसे अन्यथा नहीं लें। आप देखेंगे कि आप जो भी चीज़ ध्यान से सुनेंगे, मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है, जितना मेरा ज्ञान है उसमें आप लोगों को पूर्ण रूप से मैंने क्या किया है, संतुष्ट करने का कोशिश किया है। और आपको ये चीज़ अच्छा लगेगा तब आप अगर परीक्षा में इसी तरह से तैयारी करते हैं, प्रायोगिक उदाहरणों को लें जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ही आपके प्रश्न बनने शुरू होंगे। मैं बीच में धीरे धीरे प्रश्नों को लेकर भी आऊँगा, प्रश्न पर भी चर्चा करता रहूँगा। हर चीज़ से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसके बारे में आप लोगों को बताता रहूँगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।